हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और उसके बाद में डिस्कस करूंगा क्रिटिकल एंगल के बारे में कि क्रांतिक कोण क्या होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये वीडियो है, तो आप देखते रहिए। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो मैं इस पे इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर इसको पढ़ के जाए। इसके जितने भी केसेस होते हैं मैं आपको कराऊंगा, और उसके बाद मैं इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल होते हैं वो भी आपको कवर कराऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। पहले हम समझते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता कब है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। कौन से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है ना, नॉर्मल से थोड़ा दूर हट जाती है। ठीक है, ये सब आपको पता है कि पिछले वीडियोस में आप देख लीजिए कि मैंने अपवर्तन को पूरा पढ़ाया है, रिफ्रैक्शन को। तो जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो अब हम उस घटना को समझते हैं, वहीं से आगे चलते हैं कि मान लीजिए ये हमारी सरफेस है और यहाँ वाला माध्यम जो है वो सघन है, यानी कि ये डेंसर है, डेंसर मीडियम। ठीक, और यहाँ का जो अपवर्तनांक कुछ भी हो सकता है, चलिए को छोड़ते हैं। और ये माध्यम जो है वो विरल है, रेयर मीडियम है ये। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई लाइट का सोर्स है, ऐसे बना देता हूं मैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बल्ब है। अब बल्ब से जो प्रकाश किरण जाएगी ये इसका नॉर्मल है। ठीक है, कुछ तो सीधी जाएगी और कुछ तिरछी भी जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो मैंने यहां से एक प्रकाश किरण निकाली जो ऐसे गई। ठीक है, और ये आपका नॉर्मल है यहाँ पे, और ये हो गया आपका एंगल आई। ठीक है, ये आपका एंगल आई है, इंसिडेंट एंगल आई, और ये प्रकाश किरण आपकी यहां से जा रही है। ठीक है, इस तरह से इधर गई। तो आपको पता है जब डेंसर से रेयर में जाती है तो वो थोड़ा सा दूर हट जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंगल आर, और ये प्रकाश किरण इस तरह से निकल गई। ठीक है, इस तरह से ये प्रकाश किरण थोड़ा सा दूर हट गई, यानी कि हम जानते हैं कि यहाँ पे एंगल आई जो होगा वो आर से छोटा होगा। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि एंगल आई को थोड़ा और बढ़ाया जाए। थोड़ा और बढ़ाने पे क्या होगा? एंगल आई को अगर बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू हमेशा आई से बड़ी होती है, तो आई की वैल्यू बढ़ाने पर आर की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, तो एक ऐसा एक एंगल आ जाता है। मैंने आई की वैल्यू को और बढ़ाया। ठीक है, ये आई को बढ़ाया, तो जब आई को बढ़ाया तो आर भी बढ़ेगा। ठीक है, आई को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। देखिए यहाँ पे आई बढ़ गया है मेरा, ये इंसिडेंट रे है, मैंने आई को थोड़ा बढ़ा दिया है ना। आई को जब बढ़ाया तो एक ऐसी वैल्यू आती है जहां पे आर का मान क्या हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यहां पे जो आर हो गया, आर इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल ही कहलाता है क्या? क्रिटिकल एंगल। ठीक है, इस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, यानी कि आई की वह वैल्यू जहां पे आर का मान, रिफ्लेक्टेड एंगल का वैल्यू जो होती है वो 90 हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आई की वो वैल्यू क्या कहलाती है? क्रांतिक कोण कहलाती है या क्रिटिकल एंगल कहलाती है। अगर मैं आई को थोड़ा और बढ़ा दूं, है ना, और बड़ा करूं तो क्या होगा? तो आर के पास तो और बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं है ना। तो आर क्या होगा? आर जो होगा वो वापस से उसी मीडियम में वो रे लौट जाएगी। ऐसे समझिए इस घटना को। ठीक है, ये आपका आई है और ये आर है। यहां पे जो आई है वो आईसी से बड़ा हो गया। ठीक है, इस घटना में तो आर ने जो घटना शो करी है उसको कहते हैं हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी कि अगर पहले आई का मान मैंने कुछ भी रखा, कहां से जा रहे हैं? डेंसर से रेयर में जा रहे हैं। आई का मान कुछ भी रखो, आर का मान कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, जब हम आई की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आर की एक ऐसी वैल्यू आती है, आई की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आर क्या हो जाता है? 90 हो जाए। आई की जिस वैल्यू पे आर का मान 90 हो जाए वो वैल्यू क्या कहलाती है? यानी कि आईसी को हम कहते हैं क्रांतिक कोण। आई की ऐसी वैल्यू जहां पे आर का मान 90 हो जाए तो आई को क्या कहते हैं? हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसी तरह से अगर आई को मैं और बढ़ाना चाहूं,
है ना, हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती, हमने और आई को बढ़ा दिया, आई को जैसे ही और बढ़ाया तो अब आर के पास बढ़ने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही, क्या होगा, वो वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी। तो ये घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये घटना कहलाती है TIR। इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से पढ़ते हैं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख देता हूं। पहली चीज कि प्रकाश किरण सघन से विरल में जाए, ये घटना जब ही होगी जब प्रकाश किरण कहां से जाए, सघन से विरल में जारी होगी, जब भी ये घटना होगी, नहीं तो ये घटना नहीं होगी। विरल से सघन में घटना नहीं होती है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला इसका, ठीक है। दूसरी चीज कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए IC का मान आई की वैल्यू जो है वो IC से बड़ी हो जाए, यानी कि यहाँ पे आई की वैल्यू जब IC से बड़ी हो गई तब क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना शो हुई है। दो कंडीशन ध्यान रखें कि पहली कंडीशन है कि प्रकाश किरण कहां से जाए, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, और दूसरी कंडीशन है कि आई का मान किससे बड़ा हो जाए, IC से बड़ा हो जाए, यानी कि क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए। क्रांतिक कोण क्या होता है, जब R बराबर 90 हो तो I बराबर कहलाता है IC, जिसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण, यानी कि क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रांतिक कोण का मतलब क्या होता है कि जब R का मान क्या हो जाए, R का मान 90 हो जाए, रिफ्लेक्टेड एंगल का मान क्या, वैल्यू क्या हो जाए, 90 हो जाए, तब I की वो वैल्यू क्या कहलाती है, जिस वैल्यू पर R का मान 90 हो, बार बार बोल रहा हूं, जिस वैल्यू पर R का मान 90 हो जाए, I की जिस वैल्यू पर R का मान 90 होगा तो वो I की वैल्यू क्या कहलाएगी, क्रांतिक कोण कहलाएगी। अगर I का मान IC से ज्यादा बढ़ा दिया गया तो क्या होगा, वो रे वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी, और ये घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना कहलाती है। अब ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि अगर मैं पानी की बात करूं, पानी से वायु में जाते हैं, एयर में जाते हैं, तो IC का मान जो होता है वो 48.6 डिग्री होता है, ये फिक्स है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है, ये साइंटिस्टों ने निकाल रखा है वैल्यू को। और दूसरा, अगर मैं कांच से अगर वायु में जाता हूं तो IC का मान जो होता है 41.8 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो दो वैल्यू ये याद रखनी है। और तीसरी वैल्यू जो है हीरा, यानी कि डायमंड जो है उससे जब एयर में जाती है तो इसकी वैल्यू होती है 24 डिग्री। ये कुछ वैल्यू कभी एग्जाम में पूछ ली जाए तो आपको याद रखनी है। पहली चीज आपको TIR समझ में आना चाहिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होती है, इसकी कंडीशन पता होनी चाहिए कि आपसे कंडीशन कई बार पूछ लेता है कि TIR कब होगा। देखिए, प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, कोई आई पे कोई वैल्यू है, आई कोई कोण पे गई है, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल R हो गया। जब मैं आई के मान को बढ़ाता हूं तो आई का एक ऐसा मान प्राप्त होता है जहां पे R का मान क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो इस एंगल को, इस आई एंगल को हम क्या लिख देते हैं, IC लिख देते हैं। यानी कि आई का वह मान, आपतन कोण का वह मान जहां पे अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाए, 90 हो जाए, वह कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आगे है कि अगर आई के मान को, वैल्यू को और बढ़ाऊंगा तो आई की वैल्यू को बढ़ाने पर R का मान बढ़ जाएगा, 90 से भी ज्यादा हो जाएगा, तो ये उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी, और ये घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है, ठीक है। तो ये इतना सा आपको नोट करने का है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आपके बहुत काम का है, इसको नोट कीजिए। फिर मैं समझाता हूँ कि क्रांतिक कोण की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसको फटाफट नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि क्रांतिक कोण की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल एंगल कैसे निकालें। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है कि मान लीजिए एक सरफेस है और ये उसका नॉर्मल है इस तरह से, ठीक है, और ये डेंसर मीडियम है, डेंसर यानी कि सघन, और ये विरल यानी कि ये रेयर मीडियम है। जब कोई प्रकाश किरण इस तरह से आई, प्रकाश किरण ऐसे आई और इसने
कोई एंगल बनाया आई। अब क्या हुआ कि ये प्रकाश किरण इस तरह से निकल गई, इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, तो ये आई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आईसी हो जाएगा पहले चीज। तो डेफिनेशन तो यही कहती है कि जब कोई प्रकाश किरण लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो आई की वह वैल्यू जहां पे आर का मान क्या हो जाए 90 हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल कहते हैं। उस आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल कहते हैं। मान लीजिए यहाँ का अपवर्तनांक म्यू है और यहाँ का अपवर्तनांक 1 है, यानी कि ये वायु है। थोड़ी देर कुछ और भी हो सकता है लेकिन मैंने वायु ले लिया है ना। या फिर यहाँ पे आप ले लीजिए डेंसर और यहाँ पे ले लीजिए रेयर, ठीक है। इससे करते हैं हम लगाते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, अब देखिए स्नेल का नियम लगाने के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी जहां से प्रकाश किरण जाती है वो मीडियम 1 होगा और जहां प्रकाश किरण जाती है वो मीडियम 2 होगा, ठीक है। प्रकाश किरण यहां से जा रही है लाइट रे, तो ये मीडियम 1 होगा और ये मीडियम 2 होगा, ठीक है। तो ये μ1 होगा और ये μ2 हो जाएगा, ठीक है। अब लगाते हैं स्नेल का नियम क्या कहता है, μ1 sin आई बराबर μ2 sin r। अगर मैं कहूं μ1 की वैल्यू है μd sin आई और आई को मैं लिख देता हूं आईसी, क्योंकि इसमें टोटल इंटरनल आपकी जो किरण है वो बिल्कुल सीधी हो रही है, यानी कि क्रांतिक कोण निकालना आई बराबर आईसी है, ये कंडीशन हो रही है, ठीक है। और μ2 आपका कितना है, वो म्यू r है और sin r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 90 है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ sin 90। ये लग गया हमारा स्नेल का नियम। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, तो रूल कहता है μ1 sin i बराबर μ2 sin r। तो μ1 की वैल्यू μd है और sin i की वैल्यू ic है, μr हमारा सेकंड मीडियम है और ये 90 है, ठीक है। sin 90 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि sin ic जो आ गया आपके पास वो आ गया μr अपॉन μd, ठीक है। तो ये आपका क्रिटिकल एंगल निकल के आ गया। sin 90 कितना हो गया आपके पास, sin 90 की वैल्यू 1 हो चुकी है। इसको याद रखने के लिए देखिए आप क्या कीजिए कि sin IC बराबर ऊपर वाला मीडियम जो है वो रेयर मीडियम है, तो हम इसको लिख सकते हैं छोटा वाला अपवर्तनांक अपॉन बड़ा वाला अपवर्तनांक, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखें इसको, छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, कभी भी ये उल्टा नहीं होगा, हमेशा छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, यानी कि IC की वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन इनवर्स म्यू r अपॉन म्यू d। तो ये आपका क्रांतिक कोण का सूत्र है, क्रांतिक कोण। अब ध्यान रखिए क्रांतिक कोण का मान दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, एक तो रेयर मीडियम का अपवर्तनांक और एक डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक, ये दो ही चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि इसका मीडियम का अपवर्तनांक क्या है, जिसमें प्रकाश किरण जा रही है और जिससे आ रही है उसका अपवर्तनांक क्या है। कभी पूछ लिया जाए आपसे कि क्रांतिक कोण का मान किन चीजों पर निर्भर करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि किस पर निर्भर करेगा, आईसी की वैल्यू निर्भर करती है म्यू आर और म्यू डी पर, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि आपको आईसी की वैल्यू ज्ञात करनी है, आईसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से, फिर उसके बाद हम आगे लेवल बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले हमें आईसी निकालना है, वीडियो के एंड तक आप बने रहें, लेवल में बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। आईसी का मान निकालना है, आईसी की वैल्यू ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना है, आपको देखना है छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला। साइन आईसी की वैल्यू क्या होती है, साइन आईसी की वैल्यू होती है छोटा अपॉन बड़ा। अब इन दोनों में से छोटा कौन सा है, √2 और ये है बड़ा वाला 2, तो इससे कट जाएगा तो आपके पास बचेगा √2, यानी ये आया 1/√2। तो 1/√2 साइन आईसी की वैल्यू आ गई 1/√2 और √2 किसकी वैल्यू होती है साइन में 45 डिग्री की, यानी आईसी की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 45। इतना सा सवाल था, क्रांतिक कोण आपको याद करना था, ठीक है। आर का मान ज्ञात कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर का मान ज्ञात कीजिए यदि एंगल आई जो है वो क्रांतिक कोण का दुगना है, डबल है ना। तो पहले क्रांतिक कोण को पता करें कि कितना है। देखिए क्रांतिक कोण कितना होगा, तो सबसे पहले आईसी निकालते हैं सॉल्यूशन में। साइन आईसी, फिर वही छोटा वाला कौन, बड़ा वाला, तो छोटा वाला ऊपर है और बड़ा वाला नीचे है, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि आईसी की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है,
कितनी है 30 डिग्री। ये मैंने डायरेक्ट आईसी का मान निकाल दिया जैसे इस क्वेश्चन में करा था। अभी आधा क्वेश्चन यही ऐसा ही हो गया, ठीक है, छोटा वाला अपन बड़ा वाला। अब आपको दे रखा है कि एंगल आई जो है वो क्रांतिक कोण का डबल है, ठीक है, तो एंगल आई कितना हो जाएगा, एंगल आई जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, आई तो आ गया। अब आपको आर निकालना है क्योंकि आपसे आर पूछा गया है, तो स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है μ1 sin i बराबर μ2 sin r। अब देखिए μ1 क्या है, जहां से लाइट रे आ रही है तो आ रही है, तो फर्स्ट वाला मीडियम ये है और सेकंड वाला ये है, तो μ1 रखा जाएगा 1 sin i, i की वैल्यू है 60, ठीक है, μ2 जिसमें जा रही है तो ये 2 रखा जाएगा, sin r आपको निकालना है, ठीक है, ये हो जाएगा √3/2 और ये 2 sin r, तो आपके पास आ गया sin r इक्वल टू √3/4, यानी r की वैल्यू आ गई sin इनवर्स √3/4, ठीक है। तो कोणों को आपको ऐसे लिखा जाता है, तो r की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, ठीक है, आपसे r पूछा गया था। सबसे पहले से हिंट जो दिया है वो दिया है कि i की वैल्यू जो है क्रांतिक कोण की डबल है, यानी क्रिटिकल एंगल की डबल है, तो पहले आपने क्रिटिकल एंगल निकाल लिया, क्रिटिकल एंगल को डबल किया, डबल करने के बाद आपको आई की वैल्यू मिल गई, तो आपने स्नेल का लॉ लगा दिया, आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, और थोड़े अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3rd है, ये कह रहा है कि किसी सतह का वायु के साथ क्रांतिक कोण जो है वो कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला माध्यम जो एक माध्यम है पहला वायु है, और वायु के लिए म्यू की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और दूसरे माध्यम का हमें पता नहीं है ना, तो उसको म्यू डी लिख देता हूं, जो हमें पता नहीं है ना, म्यू डी लिख देते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको म्यू लिख देते हैं, म्यू डेंसर म्यू है हमारा, ठीक है। हमें उस माध्यम प्रकाश का वेग ज्ञात करना है, और आईसी हमें दे रखा है, क्रांतिक कोण कितना है 30 डिग्री है, तो हम तो हमारा फॉर्मूला लगाते हैं, साइन आईसी कितना होता है, साइन आईसी बराबर छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, ये याद रखना आपको, छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला। तो छोटा कौन है इसमें से, क्योंकि कोई और मीडियम है ना, तो ये जब ही हो रहा होगा जब डेंसर से रेयर में जा रही है, तो छोटा ये है और बड़ा ये है, वायु से छोटा कुछ नहीं होता है ना, तो 1/μ हो गया। तो आईसी की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, और आईसी की वैल्यू, साइन आईसी की वैल्यू जो दे रखी है साइन 30 दे रखी है, ठीक है, 1/μ, यानी ये हो गया 1/2, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, म्यू की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है, ठीक है, सिंपल, म्यू की वैल्यू आ गई है आपकी 2, यानी कि प्रकाश किस माध्यम में जा रहा है, जिस माध्यम में जा रहा है उसका अपवर्तनांक कितना है 2 है, ठीक है, इससे निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आपसे पूछा माध्यम में प्रकाश का वेग, तो मैं आपको बता दूं कि माध्यम में प्रकाश का वेग, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें आप देख सकते हैं, ये मैंने निकाल के बताया पूरा कैसा आता है, सी मीडियम बराबर c/μ, तो म्यू, तो माध्यम में प्रकाश का वेग c म्यू बराबर होगा 3 × 10⁸ बटे म्यू कितना होता है, म्यू हमारा 2 आ चुका है, तो ये आएगा 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आपका क्या आ गया, माध्यम में प्रकाश का वेग आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है, ये हमारे पास एक स्लिट है जिसका अपवर्तनांक कितना है म्यू डी है, और बाहर वाला म्यू आर है, हमें क्रांतिक कोण बताना है, ठीक है, मतलब कि जाहिर सी बात है कि प्रकाश किरण इधर से जा रही है और क्रांतिक कोण बन रहा है, यानी कि म्यू डेंसर बड़ा होगा किससे, म्यू आर से, डेंसर है वैसे भी, तो म्यू आर से बड़ा है, हमें क्रांतिक कोण बताना है। और इसमें सिचुएशन क्या दे रखी है मैं आपको बताऊं कि एक रे है आई जो डेंसर से रेयर में गई, अगर वो रिफ्लेक्ट होती तो वो आर एंगल बनाती, ठीक है, वो आर एंगल बनाती, और अगर वो रिफ्लेक्ट होती तो आर एंगल बनाती, और रिफ्लेक्ट होती तो आपके जो आर से है वो 90 डिग्री एंगल पे डेविएट हो जाती, 90 डिग्री एंगल पे घूम जाती। ये सिचुएशन आपके पास दे रखी कि अगर वो रिफ्लेक्ट होती, रिफ्रैक्टिव रे जो है वो आर एंगल बनाती नॉर्मल के साथ में, और अगर वो रिफ्लेक्ट होती तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती किसके साथ में, रिफ्रैक्टिव रे के साथ में। तो आपको क्रिटिकल एंगल बताना है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये। चलिए तो हम देखते हैं कि हम तो अपना स्नेल का लॉ लगाते हैं, तो स्नेल के नियम से अब आपको ये सोचना है कि मीडियम 1 कौन सा है, मीडियम 2 कौन सा। देखिए लाइट रे यहां से जा रही है और यहां जा रही है, तो ये 2 हो जाएगा, जहां से आती है फर्स्ट मान लेते हैं और जहां जा रही है वो सेकंड मान लेते हैं। तो हम लगाते हैं μ1
साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। ठीक है, पहले आर निकालते हैं। तो देखिए म्यू वन आपका है म्यू डी या एन डी, और साइन आई बराबर म्यू टू आपका है एन आर साइन आर। ठीक है, अब देखिए आर की वैल्यू क्या है ये आपको देखना है। ये पूरा एंगल कितने का है, ये पूरा एंगल ध्यान से देखिए तो ये 180 का है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। तो आप लिख सकते हैं आर प्लस 90 प्लस ये एंगल भी आई हो जाएगा, क्योंकि जब भी डेविएट होती है जिस एंगल आती है उसी एंगल पे चली जाती है। तो 90 प्लस आई बराबर 180। तो आर की वैल्यू आई की फॉर्म में कितनी आ जाएगी, ये उधर चला जाएगा। तो आर की वैल्यू आ गई 90 डिग्री माइनस आई। अब इस समीकरण 2 को उठा के रखिए यहां पे। ठीक है, तो आपके पास क्या आता है देखिए, साइन एन डी साइन आई बराबर एन आर साइन 90 माइनस आई। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो मैं निकाल देता हूं एन डी बराबर साइन आई बराबर एन आर कॉस आई। ठीक है, तो आप हम निकाल देते हैं, कॉस को नीचे ले जाते हैं। ये आपके पास आएगा साइन आई अपॉन कॉस आई बराबर एन आर अपॉन एन डी, यानी कि ये आपके पास आ गया। देखिए टेन आई की वैल्यू आपके पास आ गई है एन आर अपॉन एन डी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं और यही छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, हमें निकालना है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल तो हम लिखते हैं साइन आई सी छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, यानी कि एन आर अपॉन एन डी। ठीक है, यही होगा, छोटा ये और बड़ा ये। इक्वेशन नंबर 4 और बाय थर्ड एंड फोर्थ को देखोगे तो इसके राइट हैंड साइड बराबर है, दोनों को बराबर रख दें तो आपके पास आ जाएगा साइन आई सी इक्वल टू 10 आई। ठीक है, ये दोनों बराबर रख दो तो आपके पास साइन ये आई सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन इनवर्स 10 आई। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, आई सी की वैल्यू होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको समझिए बार बार, है ना। वीडियो को बार बार देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको देखते हैं कि क्या है ये। देखिए इसमें पानी है या कोई भी एक अपवर्तनांक वाला पदार्थ लिया है जिसका रिफ्लेक्शन इंडेक्स जो है, अपवर्तनांक जो है वो म्यू है, और यहाँ से प्रकाश किरण किसमें जा रही है, एक बल्ब जल रहा है मतलब इसमें, और प्रकाश किरण जहाँ जा रही है वायु में जा रही है। यहाँ से जो बल्ब जल रहा है तो बल्ब ऊपर किस तरह से दिखाई देगा, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से दिखाई देगा। क्वेश्चन पहले आपको समझा देता हूँ कि क्या है, कि प्रकाश किरण ऐसे भी जाएगी, ऐसे भी जाएगी, आंखों पे जाएगी सारी की सारी, लेकिन जो प्रकाश किरण इस तरह से गई, देखिए जो प्रकाश किरण ऐसे जाएगी उसके लिए आई का मान कम है। जैसे जैसे हम दूर हटते जाएंगे, दूर हटने पर क्या होगा, आई का मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये आई आ गया हमारा। अच्छा, ये इसकी हाइट है, इतनी ऊंचाई पर ये बल्ब जल रहा है। ऐसे इस तरफ भी जाएगी प्रकाश किरण, ऐसे। ठीक है, तो यहां पे भी क्या होगा, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब प्रकाश किरण वापस किस में लौट जाएगी, उसी माध्यम में लौट जाएगी, क्योंकि टी आई आर होगा, ये आपके पास हो गया टी आई आर। ऐसे यहां पे भी होगा। ठीक है, इससे पहले वाली जितनी प्रकाश किरण थी, कुछ जो थी वो सतह के समांतर हो रही थी। देखिए अब मैं अगर ऐसे प्रकाश किरण डालता हूं, ऐसे जा रही है, तो वो उसी माध्यम में निकल जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो हो सकता है यहाँ पे क्रांतिक कोण बन जाए। क्रांतिक कोण से ज्यादा जैसे भी आ गया, जैसे भी कोण जो है क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया, आई का मान जो है आईसी से ज्यादा होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे वो प्रकाश किरण उसी मीडियम में लौट जाएगी। ठीक है, पहले इस बात को समझिए, उसी मीडियम में लौट जाएगी। जब वो उस मीडियम में लौट जाएगी और वो किरण आंखों पर गई नहीं, जब वो किरण आंखों पर नहीं गई, इसका मतलब है कि उसके आगे वाला भाग आपको चमकीला नहीं दिखाई देगा। यहां से यहां तक का भाग आपको कैसे दिखाई देगा, चमकीला दिखाई देगा।
ठीक है। जो प्रकाश किरण वापस से उसी मीडियम में लौट गई वो भाग आपको चमकीला नहीं दिखाई देगा। जो प्रकाश किरण टकराने के बाद आंखों पे गई वो भाग आपको चमकीला दिखाई देगा। यानी कि जो इतना वाला क्षेत्रफल है ये एक सर्कल बनेगा, ठीक है। इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूं कि इस सर्कल की त्रिज्या है आपकी r। तो आपके पास क्वेश्चन है कि वृत्त, चमकीले वृत्त का, पहले तो आपको समझना चाहिए कि यहां पे एक वृत्त ही बनेगा। चमकीले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। तो पहले मैंने आपको समझा दिया कि हो क्या रहा है। अगर इससे पहले जो भी प्रकाश किरण आएगी वो अगले मीडियम में चली जाएगी। आई का मान बढ़ाने पर एक कोण ऐसा आएगा जिसके बाद में क्या होगा, क्रांतिक कोण आएगा। उसके बाद में क्या होगा, TIR शो होगा, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। उसी माध्यम में प्रकाश किरण लौट जाएगी, ठीक है। तो आपको इस भाग का पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि ऐसे गोले के रूप में होगा। ऐसे बल्ब चल रहा है, कुछ किरण ऐसे गई, कुछ ऐसे गई, कुछ ऐसे गई, कुछ ऐसे गई, तो ऊपर एक स्पॉट बनेगा, यानी कि गोला बनेगा, ठीक है। इस बात को समझिए, गोला बनेगा। ऐसा नहीं कि केवल इधर और इधर गई, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इस तरह से पूरा एक गोला बनेगा। तो इस गोले का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यहाँ भी ये आई हो गया, ये कौन कितना हो गया, आई। तो क्वेश्चन यही है कि आपको चमकीले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है या चमकीले भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं इसको निकालने की। ये r है और ये आपकी हाइट जो है h है। चलिए देखिए ये क्या होगा कि कौन सी सिचुएशन के बाद में एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये IC होगा ना, तब प्रकाश किरण ऐसे जा रही है। इससे बड़ा एंगल करने के बाद में, इससे बड़ा एंगल होने के बाद में प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो आपका जो आपतन कोण है वो IC है, ठीक है। यहां से भी कोण क्या हो गया, IC हो गया। ये बात को समझे कि IC तक तो ये प्रकाश किरण इधर जाएगी और सतह के समांतर चली जाएगी। IC से ज्यादा होने के बाद में ये आपको नहीं दिखाई देगा। IC से बड़ा हो गया तो ये वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो आपके पास दो कंडीशन दे रखी है मैंने कि अगर IC के बराबर है, I का मान, I की वैल्यू IC के बराबर है, तब तक तो स्पॉट दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, जब I बराबर IC है वहां तक का भाग चमकीला दिखाई देगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद TIR हो जाएगा, और TIR होगा तो वो भाग में प्रकाश किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी और आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, चमकीला भाग, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। अब देखिए साइन IC की वैल्यू क्या होती है। साइन IC बराबर छोटा वाला अपन बड़ा वाला, ठीक है। ये एक कंडीशन आ गई आपके पास। अब देखिए क्या करना है, आपको त्रिभुज निकालना है ना। त्रिभुज निकालते हैं, IC की वैल्यू निकालते हैं। ये आपके पास त्रिभुज है, यहां बना देता हूं, ये आपके पास त्रिभुज है और ये कोण IC, तो ये भी IC, और ये आपकी हाइट थी जो h थी, और ये दूरी आपकी r थी। तो यहां से IC का मान निकालना है। तो आपके पास परपेंडिकुलर और बेस है, तो आप लिख सकते हो tan IC बराबर r अपॉन h, ठीक है। tan IC बराबर r अपॉन h, यानी कि ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या करना है, इस पूरे को tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन से आपने एक ट्राइंगल बना लिया। देखिए ध्यान से, इसका ट्राइंगल ये है, ये इसका कोण IC है। तो ध्यान से देखिए, तो ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और ये आपका हो गया कर्ण, ठीक है। ये है तो ये परपेंडिकुलर हो गया 1, और ये आपका हो गया कर्ण म्यू। तो अगर ये आपको बेस निकालना है, तो बेस कितना आ जाएगा, रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1 पाइथागोरस से। तो इससे आपके पास tan IC की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan IC की वैल्यू आएगी 1 अपॉन रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन बिल्कुल मैच खा रही है। पहला tan IC मैंने कहां से निकाला है, इस ट्रायंगल को कंसीडर करके निकाला है। दूसरा tan IC मैंने कहां से निकाला है, पहले IC का वैल्यू निकाली है और इसको कन्वर्ट कर दिया एक ट्रायंगल में, और उस ट्रायंगल से मैंने साइन tan IC की वैल्यू निकाली है। अब आप लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 से, देखेंगे दोनों समीकरण में tan IC है, तो आप लिख सकते हैं r बटे h इक्वल टू 1 अपॉन रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1, और r की वैल्यू आ गई
h अपॉन रूट में म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए त्रिज्या आ गई सबसे पहले, तो क्षेत्रफल भी आ जाएगा। क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो आएगा a, यानी a बराबर पाई आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया जाएगा h अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a आपके पास आ गया पाई h स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्षेत्रफल का मान आ गया। अच्छा सवाल है, इसको आप समझे, है ना। बार बार इस वीडियो को देखें और मेरे वीडियोस पसंद आए तो उसको लाइक भी करें। मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। ये रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत अच्छे सवाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम एक नए कंसेप्ट की तरफ। एक और कंसेप्ट आपको समझाना है, फिर ये टॉपिक क्लोज करते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए पहले। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन को करते हैं और कॉन्सेप्ट की तरह समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है और मैं आपसे क्या पूछा। मैं एक्चुअली क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। तो मान लीजिए एक लाइट की स्लिट है और इसका अपवर्तनांक म्यू है। मैंने इसमें यहां से व्हाइट कलर की लाइट डाली। व्हाइट कलर में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो मैं बता देता हूँ कौन से, विबग्योर। ठीक है, विबग्योर कलर होते हैं। अब मैं कह रहा हूं ये जो लाइट है ये 7 कलर में टूटी। ठीक है, 7 कलर में टूटी, जिसमें से 3 कलर तो बाहर है, 3 कलर बाहर है और 3 कलर अंदर है, और एक कलर जो था वो इस तरह से निकल गया। ठीक है, इसको बना देते हैं ब्लैक से। ठीक है, ये इस तरह से एक कलर ऐसे आ गया। अब मुझे ये बताना है कि कौन सा कलर अंदर रहेगा और कौन सा कलर बाहर रहेगा और कौन सा कलर इससे बिल्कुल सतह से निकलेगा, है ना। मैंने आपको ये सवाल दिया है कि 3 कलर तो अंदर आए, 3 कलर बाहर गए और एक कलर इस सतह से टच होके निकल गया है। मतलब बिल्कुल ये जो है इसके लिए R समझ लीजिए 90 हो गया है। ठीक है, इस तरह से। तो ये भी बताना है और क्रांति कोण के बारे में भी पढ़ना है। तो देखिए, जब हम विबग्योर की बात करते हैं तो यहां से यहां तक जाने पर लैम्डा का मान बढ़ेगा। ठीक है, यहां से यहां जाने पर लैम्डा का मान बढ़ेगा। सबसे ज्यादा लैम्डा किसकी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा जो होती है वो रेड की ज्यादा होती है, किससे, लैम्डा वायलेट से। ये सीक्वेंस होता है इसका। सबसे ज्यादा लैम्डा किसकी होती है, रेड की होती है, तरंगदैर्घ्य, और सबसे कम लैम्डा किसकी होती है, वायलेट वाले की। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, फर्स्ट मेरा लेक्चर देख लीजिए कि लैम्डा जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है म्यू के। ठीक है, म्यू यानी अपवर्तनांक। अब पहले क्रांति कोण की बात कर लेंगे अपवर्तनांक के बारे में। अब इसका मतलब मुझे पता चल गया कि अगर मैं म्यू की बात करूं तो म्यू सबसे ज्यादा होगा किसका, वायलेट का। वायलेट के लिए म्यू सबसे ज्यादा होगा, रेड के लिए सबसे कम म्यू होगा, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना। क्योंकि लैम्डा का मान रेड के लिए सबसे ज्यादा होता है, वायलेट के लिए सबसे कम होता है। तो लैम्डा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है। तो आपको पता चल गया होगा यहां से कि म्यू वायलेट के लिए ज्यादा होगा और रेड के लिए कम होगा। अब बात करते हैं क्रांतिक कोण की, है ना। क्रांतिक कोण की बात करेंगे, साइन आईसी। यहीं से कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए, छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला। मान लीजिए कि एयर में जा रही थी, मैं इधर मान लेता हूं कि ये एयर मीडियम है, यानी कि वायु है। ठीक है, तो ये 1 रिफ्लेक्स इंडेक्स वाला है और यहाँ का अपवर्तनांक म्यू है। अब देखिए कि ये जो आईसी है, अगर मैं म्यू का मान बढ़ाऊंगा, है ना, अगर मैं म्यू का मान बढ़ाऊंगा, यदि म्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, 1 अपॉन म्यू की वैल्यू घटेगी। ठीक है, और साइन का मान ये वैल्यू बढ़ने के साथ में बढ़ता है। ठीक है, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी, अगर मान लीजिए एक 1/2 है, एक 1/4 है, तो दोनों में से ये बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है, इसका मतलब कोण इसका छोटा होगा। अगर यानी कि म्यू बढ़ेगा, इसका मतलब आईसी का मान घटेगा, क्योंकि कोण छोटा होता जाएगा, है ना। ये वैल्यू छोटी हो गई, ये बढ़ेगा तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, और ये वैल्यू छोटी किसकी होती है, जो कोण जो होता है साइन में, स्टार्टिंग की वैल्यू जो होती है छोटी होती है, उसके बाद में वैल्यू बढ़ती है। यानी कि 0 डिग्री से लेके जैसे जैसे ये बढ़ेगा, साइन की टेबल ध्यान रखें, 0 से लेके 1 तक वैल्यू जाती है। तो आईसी का मान भी ऐसा ही है कि सबसे पहले देखिए टेबल कैसे आती है, 0, 1/2, 1/√2, √3/4
और 1। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी है और ये बड़ी है। यहां से यहां तक मान बढ़ रहा है, बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मान बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा, ठीक है। यहां पे वैल्यू इसको बढ़ाने पर ये मान घट रहा है, और घट रहा है तो आईसी का मान बढ़ेगा, है ना। तो जैसे जैसे मैं म्यू का मान बढ़ाऊंगा, आईसी का मान ध्यान रखें घटेगा, और आईसी का मान घटेगा, आईसी का मान जब घटेगा तो क्या होगा, देखिए आईसी का मान घट गया। अब 3 कलर है आपके पास, तो किसके लिए आईसी सबसे ज्यादा होगा, किसके लिए सबसे कम होगा। तो जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका आईसी कम होगा, ठीक है। तो म्यू ज्यादा किसका है, रेड वॉयलेट वाले का म्यू सबसे ज्यादा है ना। और आईसी का मान यानी कि आईसी जो है, आईसी ध्यान रखिए इसका जस्ट उल्टा करेंगे आप, है ना। आईसी जो है वो रेड वाले का सबसे ज्यादा होगा, जबकि आईसी जो है म्यू वॉयलेट वाले का सबसे कम होगा, ठीक है। देखिए वापस से देखिए, लैम्डा आपको पता होगा यहां से आने जाने पर बढ़ती है। अगर ये बढ़ेगी तो म्यू का मान उल्टा हो जाएगा, म्यू वॉयलेट का ज्यादा होगा, रेड का कम होगा। अगर मैं म्यू की बात करूं तो सबसे ज्यादा म्यू किसके लिए होगा, है ना, ये अपन बाद में देखेंगे। म्यू का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है किसके, आई के। अगर आई का म्यू का मान बढ़ेगा तो आई का मान घटेगा। अब सोचिए कि रेड के लिए आई का मान बड़ा है ना। रेड के लिए मान लीजिए आई का मान 60 है, और वॉयलेट के लिए आई का मान 30 है। तो आपको सोचिए जब प्रकाश किरण डालूंगा, है ना, ये मैंने माना ऐसा हो रहा है, तो वॉयलेट के लिए आई वी का मान 30 है। अगर ये कोण 30 से 60 के बीच में रहा तो वॉयलेट के लिए तो क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया, तो वॉयलेट कैसा शो करेगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन दिखाएगी, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझिए इस बात को कि मान लीजिए आई का मान मैंने रखा है 45, है ना, आई का मान 45 रखा, रेड के लिए कितना 60, तो रेड के लिए टीआईआर होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि रेड के लिए आईसी का मान कितना 60। जब 60 से ज्यादा बढ़ाऊंगा तब रेड टीआईआर शो करेगा, और 60 से कम पे रेड टीआईआर शो नहीं करेगा। ध्यान रखिए 60 से कम पे शो नहीं करेगा, जब इसका मान आई का मान 60 से ज्यादा हो जाएगा तभी टीआईआर शो करेगा। इसका मतलब रेड और इसके बाहर वाले जो 3 कलर हैं वो सीक्वेंस में आएंगे, रेड, येलो और ऑरेंज, इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले बाहर जाएगा यहां रेड, क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाए तो जो लैम्डा होगी वो किसकी होगी, रेड की होगी, और म्यू सबसे ज्यादा कम होगा, यानी कि क्रांतिक कोण सबसे ज्यादा किसका होगा, रेड वाले का होगा, है ना। तो ये बाहर जाएगी, और वॉयलेट वाली कहां जाएगी, वॉयलेट वाली अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये आपकी वॉयलेट है और ये आपकी रेड है। अब देखिए इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ऑरेंज आएगा, ये ऑरेंज आ गया। तीसरे नंबर पे आपका येलो आएगा। चौथे नंबर पे कौन आएगा, वो ग्रीन आएगा, ठीक है। फिर 5वां छठा आपको देखना है तो फिर आपका ब्लू और ये इंडिगो, ब्लू और इंडिगो, फिर वॉयलेट, ठीक है। इस तरह से आपका जो होगा स्पेक्ट्रम बनेगा। वापस समझना चाहते हैं वापस एक बार देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। लैम्डा का मान किसका ज्यादा होगा तो उसका म्यू, ये आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा जो है वो म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब लैम्डा से कंसेप्ट लिख लेगा, है ना। लैम्डा सबसे ज्यादा किसका है, रेड का, वॉयलेट का सबसे कम है, तो म्यू सबसे ज्यादा किसका होगा, म्यू वॉयलेट का सबसे ज्यादा होगा। अब म्यू से चलते कहानी पे, ठीक है। आईसी का मान होता है छोटा वाला अपन, बड़ा वाला मतलब म्यू, है ना। अब ये म्यू जो है, म्यू बढ़ेगा तो आईसी का मान घटेगा, है ना। ये वैल्यू आप समझ सकते हैं मैथमेटिक्स में, अगर ये वैल्यू बढ़ती है तो ये वैल्यू घटेगी, और ये वैल्यू घटेगी तो आईसी का मान घटेगा, यानी म्यू का मान बढ़ेगा तो आईसी का मान घटेगा। इसका मतलब है म्यू किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा वॉयलेट का, ठीक है। और यानी कि इसका मतलब आईसी उल्टा हो जाएगा, है ना, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईसी, ये भी लिख सकते हैं आप, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आईसी। म्यू का मान जिसका ज्यादा होगा उसका आईसी कम होगा। तो अब यहां से आप आ सकते हैं, म्यू देखिए किसका ज्यादा, वॉयलेट का, तो इसका आईसी सबसे कम होगा। आईसी कम होने का मतलब क्या है कि आईसी मान लीजिए 30 डिग्री है वॉयलेट के लिए, और रेड के लिए कितना 60। अब आप खुद बताइए कि अगर मैं प्रकाश किरण को 45 पे डालू तो ये इसके लिए आईसी को क्रॉस कर गया, तो ये तो पूर्णांतिक परावर्तन शो करेगी। जिनका जो आईसी का मान है वो 30 और 45 के बीच में, वो क्या शो करेगी, पूर्णांतिक परावर्तन। और उसके बाद वाली जो रे हैं जिनका मान 45 से बड़ा है वो क्या करेंगी, वो वापस से उसी अगले मीडियम में चली जाएगी। तो ये घटना हो रही है,
ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान देके नोट करें कि ये प्रिज्म में भी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या हो रहा है ना। तो ये कंसेप्ट खत्म हो चुका है, इसको अच्छे से नोट करें, समझते रहें और खुद अपनी कॉपी में उतारें, है ना। प्रिज्म में भी ऐसा ही होता है, प्रिज्म में जो कलर दिखाई देते हैं उसका कारण भी यही है, कौन सा कलर पहले दिखाई देगा, काफी कंसेप्ट पे सवाल बनते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, थैंक यू।